नमस्कार। आज का जो वीडियो है वो मार्क्सवाद पर आधारित है। मार्क्सवाद BA पाठ्यक्रम के पाठ्यक्रम में सम्मिलित है। सबसे पहले मार्क्सवाद का अभिप्राय, मार्क्सवाद क्या है, इसका क्या अभिप्राय है। मार्क्सवाद वह विचारधारा है जिसका आधार मार्क्स एवं एंगल्स के विचार है। 19वीं शताब्दी में जर्मनी में कार्ल मार्क्स, जिनका जन्म 1818 और मृत्यु 1883, और फ्रेडरिक एंगल्स नाम के दो महान विचारक हुए थे। इन दोनों ने मिलकर दर्शन, इतिहास, समाजशास्त्र, विज्ञान, अर्थशास्त्र की विविध जो समस्याएं हैं उन पर अत्यंत गंभीर व विशुद्ध रूप से विवेचन करते हुए सभी समस्याओं के संबंध में एक सुनिश्चित विचारधारा और नवीन दृष्टिकोण विश्व के सामने रखा। इसी दृष्टिकोण व विचारधारा को विश्व में मार्क्सवाद के नाम से जाना जाता है। इस विचारधारा में एंगल्स का भी योगदान महत्वपूर्ण रहा। इस प्रकार मार्क्सवाद का प्रमुख प्रतिपादक जर्मन दार्शनिक कार्ल मार्क्स है, या हम कह सकते हैं कि मार्क्सवादी जो विचारधारा है उसके प्रतिपादक कार्ल मार्क्स है। उसने ऐतिहासिक अध्ययन के आधार पर समाजवाद का प्रतिपादन किया है। अंत इसे वैज्ञानिक समाजवादी भी कहा जाता है। मार्क्स के अतिरिक्त जो मार्क्सवादी विचारधारा से जुड़े हुए हैं वो एंजेल्स, लेनिन, स्टालिन, कोटसी रोजा, लग्जमबर्ग, डोस्टोव्स्की, माओ ग्राम्शी, जॉर्ज लुकास आदि इस विचारधारा के प्रमुख मार्क्सवादी हैं। अब कार्ल मार्क्स का जीवन परिचय थोड़ा सा जान लेना जरूरी है। क्रांतिकारी तथा वैज्ञानिक समाजवाद के प्रवर्तक कार्ल मार्क्स का जन्म 1818 में एक यहूदी परिवार में हुआ था। इनके पिता हेनरिक मार्क्स जो पेशे से वकील थे। कार्ल जब छोटा बालक था तो इनके पिता ने ईसाई धर्म स्वीकार कर लिया, परंतु कार्ल मार्क्स के बारे में उन्हें साम्यवाद का जो विशाल भवन बनाया वह सर्वथा मौलिक है। उसने सर्वारा वर्ग को तार्किकता देकर महान गति और शक्ति प्रदान की। उसने साम्यवाद को वैज्ञानिक स्वरूप प्रदान किया। इसी कारण उसे वैज्ञानिक समाजवाद का जनक भी कहते हैं। इसका वैज्ञानिक समाजवाद, द्वंद्वात्मक भौतिकवाद, इतिहास की भौतिकवादी व्याख्या, वर्ग संघर्ष का सिद्धांत, अतिरिक्त मूल्य के सिद्धांत, इन 4 स्तंभों पर आधारित है। अब मार्क्सवाद से जुड़ी जो प्रमुख रचना है या मार्क्सवादी जो रचनाएं हैं, प्रमुख विश्व की जो प्रमुख रचनाएं, इसमें द पॉवर्टी ऑफ फिलोसफी कार्ल मार्क्स की रचना है। द इकोनॉमिक एंड फिलोसफिकल मैन्युस्क्रिप्ट कार्ल मार्क्स की रचना है। थीसिस ऑन फायरबॉक कार्ल मार्क्स। क्लास स्ट्रगल इन फ्रांस कार्ल मार्क्स की है। द क्रिटिक ऑफ पॉलिटिकल इकोनॉमी कार्ल मार्क्स की रचना है। वैल्यू, प्राइज एंड प्रॉफिट मार्क्स। द कैपिटल इनकी प्रसिद्ध रचना है कार्ल मार्क्स की। द सिविल वॉर इन फ्रांस कार्ल मार्क्स की है। द ग्रोथ ऑफ प्रोग्राम कार्ल मार्क्स। द होली फैमिलीज, जर्मन आइडियोलॉजी, द कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो कार्ल मार्क्स और एंगल्स की संयुक्त रचना है। द ओरिजिन ऑफ फैमिली, प्राइवेट प्रॉपर्टी एवं द स्टेट एंगल्स की रचना है। स्टेट एंड रेवोल्यूशन लेनिन की रचना है। उन कॉन्ट्रेडिक्शंस माओ त्से-तुंग की है। और द प्रिजन नोटबुक्स ग्राम्शी की रचना है। उसके बाद मार्क्सवादी जो विचारधारा या मार्क्स के जो प्रमुख विचार अथवा मार्क्सवाद की जो मूलभूत मान्यताएं हैं वो कौन कौन सी है। उसमें सबसे पहले है द्वंद्वात्मक भौतिकवाद। दूसरी इतिहास की भौतिकवादी या आर्थिक व्याख्या है। तीसरा उन्होंने वर्ग संघर्ष का सिद्धांत है। अगली अतिरिक्त मूल्य का सिद्धांत दिया है। मार्क्स का राज्य सिद्धांत है। इसके अलावा प्रजातंत्र, धर्म और राष्ट्र के संबंध में इनकी धारणा, मार्क्सवादी पद्धति या कार्यक्रम। परंतु मार्क्सवाद को यदि हम जानना है तो उसके मूल 3 आधार हैं। सबसे पहले उत्पादन प्रणाली, उत्पादन के साधन और उत्पादन संबंध। उत्पादन प्रणाली से 2 बातों का संकेत मिलता है। उत्पादन के तरीके, कि उत्पादन के कौन से तरीके हैं या तकनीकी रूप के हैं, जैसे कि क्या वह हस्तशिल्प, कृषकीय या औद्योगिक तरीके से होता है। दूसरा, उत्पादन किस तरह की समाज व्यवस्था के अंतर्गत होता है, अर्थात वह दास प्रथा वाली व्यवस्था में है या पूंजीवादी या समाजवादी व्यवस्था के अंतर्गत संपन्न होता है। उत्पादन की जो शक्तियाँ हैं, उन शक्तियाँ भी 2 बातों का संकेत मिलता है। उत्पादन के साधन, उपकरण, यंत्र इत्यादि क्या है। श्रम शक्ति अर्थात उत्पादन करने वाले मनुष्यों को ज्ञान कितना है, उनमें अनुभव कितना है, निपुणता कैसी है, और क्षमताओं का स्तर क्या है। उत्पादन संबंधों से तात्पर्य है कि मनुष्य किन किन संबंधों से बंध जाते हैं। ये संबंध इस बात पर निर्भर है कि कौन सा वर्ग उत्पादन के साधनों का स्वामी है
इसलिए प्रभुत्वशाली वर्ग है, और कौन सा वर्ग इनसे वंचित है, इसके कारण वह पराधीन वर्ग की स्थिति में है। मार्क्सवाद के जो सिद्धांत, उनमें जो पहला सिद्धांत है वह है द्वंद्वात्मक भौतिकवाद। द्वंद्वात्मक भौतिकवाद का सिद्धांत मार्क्स के संपूर्ण चिंतन का मूल आधार है। यह सिद्धांत भौतिकवाद की मान्यताओं को द्वंद्वात्मक पद्धति के साथ मिलाकर सामाजिक परिवर्तन की व्याख्या देने का प्रयत्न करता है। इस सिद्धांत के प्रतिपादन में मार्क्स के द्वंद्ववाद का विचार हेगल की जो द्वंद्वात्मक पद्धति से ग्रहण किया गया है, और भौतिकवाद का दृष्टिकोण फायरबॉक्स है। द्वंद्वात्मक भौतिकवाद में दो शब्द है। इसमें प्रथम शब्द द्वंद्वात्मक उस प्रक्रिया को स्पष्ट करता है जिसके अनुसार सृष्टि का विकास हो रहा है। दूसरा शब्द भौतिकवाद सृष्टि के मूल तत्व को सूचित करता है। अगला है द्वंद्वात्मक प्रक्रिया। मार्क्स के विचार द्वंद्वात्मक पद्धति पर आधारित है। हेगल ये मानकर चलता है कि समाज की जो प्रगति है, विकास है, वो प्रत्यक्ष न होकर एक टेढ़े मेढ़े तरीके से होता है, जिसके तीन अंग हैं, वाद, प्रतिवाद और संवाद। और मार्क्स की पद्धति का आधार हेगल की यही द्वंद्ववादी दर्शन है। मार्क्स तथा उसके अनुयायियों ने द्वंद्वात्मक प्रक्रिया को गेहूं के पौधे के उदाहरण से समझाया है कि गेहूं का दाना वाद है, और यही दाना भूमि में बो देने के बाद जब पौधा निकलता है तो दूसरा चरण प्रतिवाद है। तीसरा चरण है जो पौधे से बालिक आना और इसके पकने पर गेहूं का दाना बनना तथा पौधे का सूख नष्ट हो जाना। तीसरा चरण संवाद है। इसके बाद भौतिकवाद, जहाँ हेगल सृष्टि का मूल तत्व चेतना या विश्वात्मा को मानता है, वही मार्क्स सृष्टि का मूल तत्व जड़ को मानता है। मार्क्सवाद का जो दूसरा सिद्धांत है वह है ऐतिहासिक भौतिकवाद। मार्क्सवाद के अंतर्गत ऐतिहासिक भौतिकवाद को द्वंद्वात्मक भौतिकवाद के पूरक सिद्धांत के रूप में मान्यता प्राप्त है। इसे इतिहास की आर्थिक व्याख्या या इतिहास की भौतिकवादी व्याख्या भी कहा जाता है। मार्क्सवादी विचारधारा में द्वंद्वात्मक भौतिकवाद की भांति ही इतिहास की आर्थिक व्याख्या का सिद्धांत महत्वपूर्ण है। मार्क्स की धारणा है कि मानव इतिहास में होने वाले विभिन्न परिवर्तन और घटनाएं भौतिक व आर्थिक कारणों से होती है। अतः मार्क्स इस बात से सहमत नहीं है कि इतिहास कुछ विशेष व महान व्यक्तियों के कार्यों का परिणाम है। मार्क्स ने इतिहास के विकास पर आर्थिक कारणों का प्रभाव स्पष्ट करने के लिए इतिहास को 6 अवस्थाओं में विभाजित किए। इनमें से प्रथम 3 अवस्थाएं गुजर चुकी है, चौथी अवस्था अभी चल रही है और 2 अवस्थाएं अभी आना बाकी है। मार्क्स की जो 6 अवस्थाएं हैं उनमें पहली है आदिम साम्यवादी अवस्था, दूसरी दास अवस्था, तीसरी सामंती अवस्था, चौथी पूंजीवादी अवस्था जो अभी चल रही है, पांचवी जो सर्वहारा वर्ग का अधिनायकत्व या समाजवाद, और छठी जो आनी बाकी है साम्यवादी अवस्था। कार्ल मार्क्स के अनुसार समाज के 2 भाग होते हैं, एक तो आधार और दूसरा अधिरचना। आधार में वह अर्थव्यवस्था व उत्पादन प्रणाली को सम्मिलित करता है और अधिरचना में सामाजिक, राजनीतिक, सांस्कृतिक अवस्था को शामिल करता है। मार्क्स के अनुसार आधार अर्थात अर्थव्यवस्था व प्रणाली पर जिसका नियंत्रण होता है उसे शोषक कहते हैं, और जो वर्ग शोषक वर्ग के अधीन कार्य करते हैं उसे शोषित वर्ग कहते हैं। मार्क्स का जो अगला सिद्धांत है वह है वर्ग संघर्ष का सिद्धांत। कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो जो मार्क्स की प्रमुख रचना है। मार्क्स का द्वंद्वात्मक भौतिकवाद, ऐतिहासिक भौतिकवाद, अतिरिक्त मूल्य के सिद्धांत, वर्ग संघर्ष के सिद्धांत पर आधारित है। मार्क्स अपनी पुस्तक कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो के प्रथम वाक्यांश में कहता है कि अब तक समाज का इतिहास वर्ग संघर्ष का इतिहास है। एंगल्स अपनी पुस्तक ओरिजिन ऑफ फैमिली, प्राइवेट प्रॉपर्टी एंड स्टेट में लिखता है कि पहली शोषक संस्था परिवार है और पीड़ित वर्ग है महिला। एंगल्स के अनुसार हल के साथ निजी संपत्ति का उदय हुआ, निजी संपत्ति के उद्भव के साथ वर्ग संघर्ष का उदय हुआ और वर्ग संघर्ष को दबाने के लिए राज्य का उदय हुआ। अब वर्ग क्या है? मार्क्स के अनुसार जिस समूह के एक समान आर्थिक हित होते हैं उसे वर्ग कहते हैं, जिसमें श्रमिक और पूंजीपति। दूसरा संघर्ष। संघर्ष का व्यापक अर्थ असंतोष है, रोष है और असहयोग है। अगला जो इनका सिद्धांत है वो है अतिरिक्त मूल्य का सिद्धांत। मार्क्स अपनी पुस्तक में रिकार्डो से प्रभावित होकर अतिरिक्त मूल्य का सिद्धांत देता है। रिकार्डो एक पूंजीपति विचारक है जो श्रम मूल्य का सिद्धांत प्रस्तुत करता है। रिकार्डो का कहना है कि किसी भी वस्तु की कीमत का निर्धारण श्रम के द्वारा होता है। मार्क्स के अनुसार बाजार में माल परिचालन का सामान्य सूत्र है CMC, अर्थात एक वस्तु के साथ बाजार में आना,
उसे बेचकर मुद्रा कमाना और मुद्रा से मनवांछित दूसरी वस्तु खरीद कर बाजार छोड़ देना। माल उत्पादन की एक खास मंजिल पर मुद्रा पूंजी में बदल जाती है और पूंजी के परिचालन का सूत्र है MCM, उल्टा हो जाता है। अर्थात पूंजीपति मुद्रा के साथ बाजार में आता है, श्रम शक्ति नामक माल खरीदकर उससे ऐसा नया माल बनाता है जिसे वह बेचकर अधिक मुद्रा कमा लेता है। इसे इस जो MM है उसको मार्क्स ने अतिरिक्त मूल्य कहा है, जो परिचालन में डाली गई मुद्रा के आरंभिक मूल्य में वृद्धि करता है। मुद्रा जब अतिरिक्त मूल्य का सर्जन करने लगती है तो वह पूंजी बन जाती है। पूंजीपति निर्वाह मजदूरी पर मजदूर की पूरी श्रम शक्ति खरीद लेता है। इस तरह मजदूर अपनी निर्वाह मजदूरी यानी अपने विनिमय मूल्य के अतिरिक्त जो श्रम करने को बाध्य होता है, उससे पैदा होने वाला जो मूल्य है वो अतिरिक्त मूल्य कहलाता है। ये मजदूर को नहीं मिलता है बल्कि सीधे पूंजीपति द्वारा हड़प लिया जाता है। उल्लेखनीय है कि अतिरिक्त मूल्य माल के विनिमय मूल्य में अंतर्निहित होता है। बाजार में मांग पूर्ति से तय होने वाली अल्पकालिक कीमत से पूंजीपति को जो मुनाफा कमाता है वह इसके अलावा है। कार्ल मार्क्स के अनुसार इस अतिरिक्त मूल्य के समाज पर निम्न प्रभाव दृष्टिगोचर होता है। इसमें जो श्रमिकों की दशा है वो दयनीय होती है, सर्वहारा क्रांति का कारण होता है और अतिरिक्त जनसंख्या का भी कारण होता है। अब इस सिद्धांत की जो आलोचना है या कमियां हैं कि श्रम एकमात्र उत्पादन का साधन नहीं है। दूसरा, इसमें पूंजी लागत मानसिक श्रम की अवहेलना की गई है। इसमें मौलिकता का अभाव है, ये रिकार्डो से प्रभावित है। चौथा जो इसमें है ये सिद्धांत विरोधाभास से युक्त है। अब इस सिद्धांत का जो महत्व है ये कि समाजवाद के प्रचार में सबसे अधिक सहायक सिद्धांत माना जाता है। धन्यवाद।